आज स्टार्ट करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस की। ठीक है, इससे पहले के जितने भी फंक्शंस थे, स्ट्रिंग फंक्शंस और एग्रीगेट फंक्शंस, वो मैंने वीडियो लेक्चर्स डाल रखे हैं गूगल क्लासरूम के अंदर। आज हम डेट एंड टाइम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो डेट एंड टाइम फंक्शंस के अंदर हमारे पास में बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं जो डे डेट से रिलेटेड हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिखाया है नाउ फंक्शन। अगर हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट नाउ, तो हमें आज की डेट विद टाइम ये हमारे को दिखाई देगा। अगर हम लिखते हैं सिंपली सेलेक्ट डेट और ब्रैकेट में देते हैं नाउ नाउ फंक्शन, तो ये हमारे को आज की तारीख दिखाएगा, जो आज की तारीख है हमारे पास। अगर हम स्पेसिफिकली बोलते हैं मंथ और ब्रैकेट में डालते हैं नाउ फंक्शन, तो हमें आज का महीना दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर हम लोग मंथ नेम मेंशन करते हैं, तो हमारे को मंथ का नाम भी यहाँ पे शो करता है कि अगर हम देखना चाहें कि हमारे जो इस समय महीना चल रहा है उसका नाम क्या है। अगर हम मेंशन करते हैं मंथ नेम एंड देन ब्रैकेट के अंदर कोई भी डेट, या नाउ फंक्शन का भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे को जो प्रेजेंट मंथ है उसका नाम दिखाई देगा। अगर हम लोग स्ट्रिंग की तरीके से कोई डेट मेंशन करते हैं, तो उस स्ट्रिंग के अंदर जो मंथ है, अगर हमने अप्रोप्रिएट ऑर्डर में मेंशन किया है, यानी कि 4 स्पेस का ईयर, फिर 2 स्पेस का मंथ, फिर 2 स्पेस की डेट, वाई 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 वाई, फिर एम, फिर डी। इस तरीके से अगर हम मेंशन करते हैं, तो जो मंथ हम मेंशन करेंगे उस मंथ को वो यहाँ पे दिखाएगा कि ये वाला महीना है। और अगर हम नाउ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं मंथ नेम के अंदर, तो प्रेजेंट जो मंथ है उसका नाम हमारे को यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक इसी तरीके से ईयर फंक्शन है। अगर हम ईयर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मेट अपना सही रखते हैं, तो हमारे को बताएगा कि कौन सा साल है जिस डेट के अंदर दिया गया है। मतलब हमारे को स्ट्रिंग में से वो चीज़ एक्सट्रैक्ट करके दिखाएगा जो ईयर के लिए स्पेसिफिकली है। अब ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। इसी तरीके से अगर हम डे देखना चाहें तो डे देख सकते हैं, और हम डे नेम में देखना चाहें तो उस तारीख को कौन सा दिन था, मंडे था, ट्यूसडे था या थर्सडे था, वो हम देख सकते हैं। इसका एग्जीक्यूशन में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए हमने स्पेसिफिकली दिया सेलेक्ट मंथ नेम और नाउ करके मेंशन किया, तो हमारे को इसमें दिखाया कि अभी दिसंबर चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली डेट दे देते हैं सेलेक्ट एंड, हाँ जी, थोड़ा बड़ा करना है इसको, इस स्क्रीन को बड़ा जूम करूँ? कर दो सर इसको। इस स्क्रीन को जूम करने का देखता हूँ मैं, इसमें ऑप्शन है कि नहीं है। इससे बड़ा मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो सॉफ्टवेयर में हमें ये ऑप्शन नहीं दे रहा है। इससे बड़ा नहीं कर पाऊंगा। अभी देख पा रहे हो उसको या नहीं देख पा रहे हो? सर दिख तो रहा पर क्लियर नहीं हो रही है। क्लियर नहीं हो रहे? ओके। Yes. अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखना, सिलेक्शन में कुछ दिखाई Yes, देता, sir. दिख Yes, रहा sir. है? ठीक। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं मंथ नेम और कोई डेट हम स्पेसिफाई कर देते हैं डबल कोट्स के अंदर। सपोज मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ यहाँ पे 1975-04-07। 7th डे था, 4th मंथ था और 1975 इसके अंदर ईयर था। तो अगर हम इस तरीके से देते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे को बता रहा है ये अप्रैल का महीना था जिसके अंदर ये डेट डाली गई है, और मंथ नेम जो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे और जो हम डिटेल देंगे।
अब अगर मान लीजिए हमारे को डे नेम चाहिए, अगर हम डे नेम देखना चाहते हैं सपोज इसी पर्टिकुलर डेट का, तो अगर हम लोग देते हैं डे नेम एंड देन स्पेसिफाई करते हैं ये तारीख 1975-04-07 और हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इस दिन कौन सा दिन था, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये मंडे था। अगर मैं इसको प्रेजेंट डेट से करूं ताकि आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो सके कि हाँ आज जैसे सैटरडे है तो हम डे नेम एंड देन स्पेसिफाई करते हैं नाउ, या तो मैं डेट मेंशन कर दूं या फिर मैं नाउ का इस्तेमाल करता हूं, तो मतलब मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूं। अगर मेरी प्रेजेंट सिस्टम डेट सही है तो ये मुझे उस हिसाब से ये दिखाएगा। एरर आया, सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट कर क्लिक करा। ये देखिए आज सैटरडे है, ये सिस्टम डेट मेरी यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 दिसंबर 2020 और सैटरडे है, तो इसलिए इसने हमारे को यहाँ पे सैटरडे निकाल के दिखाया। तो इस तरीके से हम कोई भी डे का नाम देखना चाहें, जो तारीख हम इसमें मेंशन करेंगे। फंक्शन है जैसे नाउ फंक्शन है तो हमें डबल कोट्स देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर हम डेट मेंशन कर रहे हैं और हम लोग उस फॉर्मेट में जो ये रिकग्नाइज करता है उस तरीके से देते हैं, तो हम लोग इन फंक्शंस का इस्तेमाल प्रॉपरली करके वो वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको हम लोग अपने टेबल के साथ में समझेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल बनाई हुई है और उस टेबल के अंदर अगर हम देखना चाहें कि जो हमारे एम्प्लॉय है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डे क्या था, मंथ क्या था, ईयर क्या था, तो हम लोग इस तरीके से इसको डाल के यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए इसी कोड को मैं पिक करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके साथ में डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी दिखाऊं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी और उस हिसाब से उसने वो चीज़ सही निकाली है कि नहीं निकाली है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट DOJ एक कॉलम ले लेते हैं, कॉमा डेट ऑफ DOJ, सॉरी डे ऑफ DOJ, मंथ ऑफ DOJ, ईयर ऑफ DOJ फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2017 12/12 यानी कि 12 दिसंबर 2017 था, तो डे में 12 आया, मंथ में 12 आया और ईयर में 2017 आया। ठीक इसी तरीके से 5 जून 2016 है, तो 5 जून 2016 को भी उसने उसी तरीके से दिखाया है कि 5th डे 6th मंथ एंड 2016 ईयर। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ अपनी टेबल के अंदर भी सेग्रीगेट करके देख सकते हैं। एक चीज़ और करके देखते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे डे नेम भी निकाल सकते हैं या नहीं, तो हम यहाँ पे इस कोड को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। यहाँ पे डे लिखा हुआ है वहाँ पे एक और डे नेम भी डाल देते हैं, डे नेम देन ब्रैकेट में DOJ, फिर डे, फिर मंथ, फिर ईयर फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय तो यहाँ टेबल का नाम है, बाकी हम लोगों ने फंक्शंस यूज़ किए हैं। अभी देखिए इस तारीख को 12 दिसंबर 2017 को ट्यूसडे था, 5 जून 2016 को संडे था, इसी तरीके से 8 जनवरी 1999 को फ्राइडे था। ये हमारे को डे नेम भी बता रहा है कि अगर हम डे नेम देखना चाहें कि उस दिन क्या चीज़ थी। तो इस तरीके से हम लोग ये जो हमारे इनबिल्ट डेट एंड टाइम के फंक्शंस हैं इनका इस्तेमाल हम अपनी टेबल के ऊपर भी कर सकते हैं। और अगर हम लोग सिंपल यूज़ करना चाहते हैं तो सेलेक्ट स्टेटमेंट, और जैसे ऊपर आपको यहाँ पे दिखाया था सिंपली सेलेक्ट एंड देन डे नेम एंड देन जो वैल्यू आप देना चाहें सेमीकोलन डाल के आप उस तरीके से भी इसका काम ले सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में ये वही चीज़ उसने करके दिखाई है, मगर यहाँ पे वेयर कमांड के साथ में भी इसको इस्तेमाल किया है। यहाँ पे डे नेम DOJ, डे, मंथ नेम, ईयर ये निकाला, फिर वेयर क्लॉज लगाया जब डे नेम DOJ इज़ नॉट इक्वल्स टू संडे। तो अभी जो हमने एग्जीक्यूट किया था तो उसमें एक पर्टिकुलर रो यानी कि ये 5 जून 2016 में संडे था,
तो वो चाहता है कि ये संडे वाला एक्सक्लूड हो जाए, यानी इसको हम नहीं दिखाना चाहते। तो उसने वेयर कमांड के साथ में इस जगह पे दे दिया कि जब संडे ना हो तो ये 5 जून 2016 वाला रिकॉर्ड हमारा इसमें नहीं दिखाई देगा, बाकी सारे रिकॉर्ड दिखाई देंगे क्योंकि वो वर्किंग डे वाले हैं। तो हम अगर इस चीज़ को भी करके देखना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाया गया है कि अगर मान लीजिए आप ये देखना चाहते हैं कि कौन से एम्प्लॉय जो हैं वो संडे को ज्वाइन नहीं हुए, वो हमारे को यहाँ पे दिखाई दें। तो अगर हम इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो डे नेम में अगर हम नॉट इक्वल टू संडे मेंशन करेंगे तो संडे वाला रिकॉर्ड छोड़ के, यानी कि जो एम्प्लॉय संडे को ज्वाइन हुआ है उसके अलावा के सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड हमारे को यहाँ पे दिखाई देंगे। ये देखिए ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे। तो जो संडे वाला रिकॉर्ड था 5 जून 2016 वाला, वो अब इसमें नहीं दिखाई दे रहा है अगर आप देखें तो। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है कि आप डे डेट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए, टाइम एंड डेट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को डेराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम एग्रीगेट फंक्शंस की। एग्रीगेट फंक्शंस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन। ठीक है, अब जो सिंगल रो फंक्शन होता है वो एक टाइम में एक सिंगल रो पे ऑपरेट करता है, एक ही रिजल्ट यानी कि एक पर्टिकुलर रो को रिटर्न करेगा, और इट कैन बी यूज इन सेलेक्ट, वेयर एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। जो सिंगल रो फंक्शन है उसको हम सेलेक्ट, उसके अंदर वेयर कमांड और ऑर्डर बाय क्लॉज, ये 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैथ, स्ट्रिंग और डेट फंक्शंस सिंगल रो फंक्शंस के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। जब हम मल्टीपल रो फंक्शंस की बात करते हैं तो ये ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर ऑपरेट कर सकता है, और ये एक रिजल्ट ऑन ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर, मतलब जो हमने ग्रुपिंग करी है रोज की उसका एक रिजल्ट रिटर्न करता है। और इसके साथ में हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस जैसे कि मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट और काउंट स्टार, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्स का काम मैक्सिमम, मिन का काम मिनिमम, एवरेज का उसका एवरेज निकालना, सम का मतलब उनका सम निकालना, काउंट मतलब उनको काउंट करना, काउंट स्टार का मतलब हम लोग उन रोज को काउंट कर सकते हैं, और इस काउंट फंक्शन का मतलब आप उनकी काउंटिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल रो फंक्शन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, मगर इसका इस्तेमाल सिर्फ सेलेक्ट क्लॉज में ही किया जा सकता है, वेयर या ऑर्डर बाय क्लॉज में नहीं किया जा सकता मल्टीपल रो फंक्शंस का। तो अब बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस जो एसक्यूएल में अवेलेबल हैं, जैसे कि मैक्स फंक्शन। इसके अंदर हम लोग कॉलम मेंशन करते हैं कि कॉलम कौन सा है, उसमें से मैक्स निकालेंगे, यानी कि ये कॉलम बेस्ड है। और रिटर्न द लार्ज, ये क्या काम करता है, लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। तो जैसे यहाँ पे आपने दिया फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री टेबल के अंदर जो प्राइस कॉलम था, यानी कि जो प्राइस एट्रीब्यूट था, उसके अंदर जो मैक्सिमम प्राइस था वो निकाल के इसने हमारे को दिखा दिया। ठीक इसी तरीके से मिनिमम फंक्शन काम करता है, इसके अंदर भी हम लोग टेबल में से जो एट्रीब्यूट का हम, अब ये बात क्लियर है कि एग्रीगेट फंक्शंस नंबर्स पे ही काम करेंगे, तो आप नंबर्स वाले एट्रीब्यूट मैक्सिमम मेंशन करते हैं। तो मिन प्राइस करा तो आपको मिनिमम प्राइस इसने निकाल के दिखा दिया। इसके बाद आया एवरेज, तो आप इस तरीके से एवरेज एंड देन कॉलम का नाम मेंशन करेंगे तो एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी कि प्राइस का टोटल किया और जितनी नंबर ऑफ रोज थी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर मान लीजिए इस प्राइस फंक्शन के अंदर किसी जगह पे हमारे को नल वैल्यू इम्प्लीमेंट करने को अलाउ किया गया है, यानी कि हम चाहें तो हम उसको खाली छोड़ सकते हैं, तो वो जगह क्या हो जाती है, नल। तो अगर खाली है तो फिर ये एवरेज जो निकालेगा उसको काउंट करते हुए नहीं निकालेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए एक टेबल के अंदर 15 रो थी और 15 रो थी, तो 15 रो का प्राइस पहले जोड़ेगा, फिर उसको 15 से डिवाइड करेगा, फिर एवरेज निकाल के देगा। मगर उस 15 में मान लीजिए 3 जगह खाली थी, तो वो उन 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो वो 12 के बेस पे फिर वो एवरेज निकाल के दिखाएगा, जो कि एक सही तरीका है कि अगर वो ब्लैंक है तो उसका एवरेज के अंदर काउंट यानी 0 नहीं लेगा उनको, और उनको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा।
और हमने अगर स्पेसिफिकली नल डाल रखा है तो नल तो ऑटोमेटिकली किसी भी चीज़ के साथ ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो ये उस जगह पे भी उसी तरीके से बिहेव करेगा। ठीक इसी तरीके से सम प्राइस में भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर कोई चीज़ आपने ब्लैंक छोड़ी है, 0 अगर आपने डाला है तो वो उसको काउंट करेगा। अगर आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है या नल डाला हुआ है उस जगह पे, तो वो उसको सम में या एवरेज निकालते समय नहीं काउंट करेगा। अब यहाँ पे आया सेलेक्ट काउंट स्टार, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने थे। जब हम काउंट और ब्रैकेट में स्टार लगाते हैं तो उसका मतलब होता है वी वांट टू काउंट रोज, कि कितनी रोज हैं, तो उस रोज को ये काउंट करके फिर हमारे को बताता है। और ठीक इसी तरीके से अगर हम काउंट कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर हम लोग मेंशन करना चाहें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर, तो ये सारे रिकॉर्ड दिखाएगा। अगर हम लोग सिंपली देखते हैं सेलेक्ट काउंट मैनेजर नेम, तो ये यहाँ पे हमारे को दिखाएगा कि कितने मैनेजर इस मैम नेम कॉलम के अंदर थे। मानी कि अगर कोई खाली छोड़ रखा है तो उसको ये काउंट में नहीं लेगा और फिर काउंट मैम नेम में इसको दिखाएगा इस तरीके से। तो ये कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम लोग टेबल के हिसाब से देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिया सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री वेयर मॉडल इज इक्वल्स टू VXI। तो अगर मान लीजिए, पहले मैं आपको सिंपली इन्वेंट्री का टेबल रन करके दिखाऊंगा ताकि आप देख सकें कि इन्वेंट्री टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड थे और उसके अंदर VXI रिकॉर्ड कितने थे, वो हम लोग उसके बाद में देखेंगे। तो पहले हमने दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री। ये टेबल्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इनके अंदर डेटा डाल चुका हूँ, सो दैट जब हम लोग इसको चलाएं तो हमारे को दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर कुल मिला के 9 रिकॉर्ड हैं, जैसे ये दिखा रहा है इन्वेंट्री 9 करके। और VXI मॉडल की बात की गई है, तो VXI में जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक रिकॉर्ड है। तो अब अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे रन करते हैं इस पर्टिकुलर कमांड को, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री वेयर मॉडल इज इक्वल्स टू VXI। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। डबल कोट्स का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे जब भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम लोग इसको सिंगल कोट्स की तरह यूज़ करेंगे। तो जैसे अब यहाँ पे मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया, बुक में जैसे हमें दिया हुआ था डबल कोट्स के साथ में, हमने यहाँ पे सिंगल कोट्स के साथ इसको इस्तेमाल किया, तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, अदरवाइज वो एरर दे रहा था। तो यहाँ पे इसने दिखाया है कि हमारे पास में इन्वेंट्री टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड है। तो काउंट स्टार जो है वो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट कर रहे हैं। इस कोड को आप दो तरीके से देखिए। अगर मान लीजिए मैं इस कोड को यहीं ख़त्म कर देता हूँ, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री और वेयर मॉडल इक्वल्स टू VXI को मैं हटा देता हूँ, तो ये मुझे दिखाएगा कि कितने रिकॉर्ड थे इन्वेंट्री के अंदर। तो जैसे यहाँ पे दिखाया 8 रिकॉर्ड है। और अगर मान लीजिए मैं इसी चीज़ को वेयर क्लॉज के साथ में यूज़ करता हूँ, वेयर मॉडल इज इक्वल्स टू VXI, तो ये मुझे दिखाएगा कि इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर VXI मॉडल नाम के कितने रिकॉर्ड थे। तो इससे मुझे दिखाया एक रिकॉर्ड। तो ये जो काउंट स्टार है वो नॉर्मल तरीके से भी, अगर हम लोग नंबर ऑफ रोज काउंट करना चाहते हैं इन्वेंट्री टेबल के अंदर कितनी है वो दिखाएगा। अगर हम लोग स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे काम करना चाहते हैं तो ये वो चीज़ दिखाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस काउंट स्टार फंक्शन को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स अवेलेबल फ्रॉम टेबल इन्वेंट्री। तो यहाँ पे जी, तो यहाँ पे जो आपने एग्जांपल दिया काउंट स्टार वाला,
सर वो अगर हम स्टार ना लगाएं तब भी तो काउंट करके ही देगा। अगर हम काउंट के बाद में स्टार नहीं लगाएंगे तो वो नहीं दिखाएगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉडल के कितने रिकॉर्ड थे तो हमें काउंट और फिर स्टार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कॉलम का नाम दे सकते हैं काउंट के अंदर। तो काउंट मॉडल करके अगर हम देते हैं तो वी एक्स आई के ऊपर कंडीशन फिक्स नहीं होगी। तो इस वजह से हमारे को वेयर क्लॉज में मॉडल इक्वल्स टू दैट पर्टिकुलर मॉडल मेंशन करना पड़ेगा और फिर हम लोग जान सकते हैं कि कितने रिकॉर्ड वी एक्स आई मॉडल के हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जो कार नेम है या कोई और दूसरी चीज़ें हैं। मॉडल में अगर वी एक्स आई है तो वो उसको काउंट में लेके आएगा, ठीक है। क्लियर? ओके सर। अब अगर मान लीजिए हमारे को ये जानना है कि हमारे पास कितने अलग अलग तरीके के मॉडल हैं तो हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और काउंट फंक्शन हम इसके ऊपर लगा ही रहे हैं। तो ये हमारे को काउंट करके बताएगा, ये दिखाएगा नहीं कि कितने मॉडल हैं, ये हमारे को काउंट करके बताएगा कि कितने डिस्टिंक्ट मॉडल्स हैं, ठीक है। अगेन मैं इस क्वेरी को रन करने से पहले आपको सेलेक्ट स्टार वाला स्टेटमेंट रन करके दूंगा सो दैट आप लोगों को ये दिखे कि हम लोग कितने अलग अलग मॉडल्स वाली गाड़ियाँ इस इन्वेंट्री टेबल के अंदर हैं। तो जैसे हमने इसको रन किया तो जब हमारे पास में आया तो देखिए एक सिग्मा 1.2 है, एक डेल्टा 1.2 है, एक LXI है, एक VXI है, एक 5 स्टार STD है और उसके बाद में एक केयर है। फिर देखिए 2 LXI के रिकॉर्ड हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो 8 रिकॉर्ड में से कुल 6 रिकॉर्ड जो हैं वो डिफरेंट हैं और 2 रिकॉर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो जब हम लोग इस कमांड को रन करेंगे तो हम लोग डिस्टिंक्ट मॉडल्स को काउंट करने की बात कर रहे हैं। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट मॉडल फ्रॉम इन्वेंट्री। तो ये हमारे को नंबर ऑफ ऐसे मॉडल्स जो कि डिस्टिंक्ट हैं वो दिखाएगा। ये देखिए 6 हमारे पास में रिप्लाई में आया क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट मॉडल को काउंट करने की बात की है। अगर मैं इसी कमांड को दोबारा से रन करता हूँ और मैं काउंट हटा देता हूँ इसके आगे से तो ये हमारे को डिस्टिंक्ट मॉडल्स के नाम देगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों को ये एक छोटी सी गलती रह जाती है, वो काउंट को भूल जाते हैं। जब डिस्टिंक्ट मॉडल लिख के आता है तो वो नाम लिख देते हैं या वाइसा वर्सा कर देते हैं, मतलब उसका उल्टा कर देते हैं। जैसे जब काउंट पूछा तो आपको नंबर देने की बजाय आपने नाम लिख दिए और जब डिस्टिंक्ट मॉडल पूछा तो आपने काउंट दे दिया। तो ये एक एम्बिग्यूटी हो जाती है बच्चों के बीच में। मैं इसलिए इसको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आप सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मॉडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट मॉडल के नाम डिस्प्ले होंगे। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं 1 2 3 4 5 और एक और रिकॉर्ड होगा केयर वाला 6, ठीक है। और जब काउंट फंक्शन लग गया तो वो नंबर काउंट करके देगा। दैट मीन्स आपको आंसर 6 देना है, तब आपको नाम नहीं दिखाने हैं। तो ये एक खास चीज़ है जिसको ध्यान रखना है, जिसमें बच्चे गलती करते हैं। तो ये चीज़ों को आपको पकड़ के रखना है। काउंट फंक्शन का काम है काउंट करने का, डिस्टिंक्ट मॉडल लिखने के बाद में वो नाम दिखाएगा। तो ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या कर रहा है, मॉडल के नाम दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ से डिस्टिंक्ट वर्ड हटा देता हूँ तो जितनी भी रिकॉर्ड है उनके मॉडल दिखाएगा ये, यानी कि अब 8 रिकॉर्ड के मॉडल दिखाएगा, सारों के नाम दिखा देगा हमारे को। ये देखिए क्योंकि हमने सिर्फ कॉलम का नाम मेंशन किया है, उसके आगे से डिस्टिंक्ट कीवर्ड हटा दिया है। तब ये देखिए LXI 2 बार रिपीट हुई हुआ लास्ट में। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि ये क्या फ़र्क है। अगर आपने सिंपल कॉलम का नाम दिया है तो कॉलम 8 रिकॉर्ड है तो 8 के 8 रिकॉर्ड के मॉडल लिख के आ गए, और आपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ में इसको यूज़ किया तो उसने रेस्ट्रिक्ट किया कि जो रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं आएंगे, जो यूनिक रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ वही दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसने LXI को एक ही बारी दिखाया और बाद में जो 2 रिकॉर्ड थे उनको नहीं दिखाया क्योंकि इसको डिस्टिंक्ट कीवर्ड से हमने बांध दिया, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि पहला वाला है कि आखिर वाला है, इसको सिर्फ डिस्टिंक्ट दिखाने थे इसलिए इसने एक ही बारी LXI को दिखाया और बाकी चीज़ों को हटा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काउंट का इस्तेमाल काउंट करने के लिए, और अगर हम लोग सिंपल लिख रहे हैं डिस्टिंक्ट मॉडल तो उसको डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को दिखाने के लिए, और अगर हमने डिस्टिंक्ट भी नहीं लगाया तो वो फिर सारे रिकॉर्ड्स के मॉडल उठा के हमारे को दिखा देगा। क्लियर है मनप्रीत, ईशा? यस सर।
ईशा प्रेजेंट है, चली गई। इसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए हम लोग एवरेज प्राइस निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब एवरेज प्राइस निकालने के लिए भी हमारे पास में यहाँ पे इसने कंडीशन प्लेस कर दी कि सिर्फ LXI के साथ में हम लोग एवरेज प्राइस निकालना चाहते हैं, यानी कि हमारे कुल 3 रिकॉर्ड थे। तो मैं एक बारी फिर से ये कमांड को चेंज करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री, या हम लोग स्पेसिफिकली कर लेते हैं प्राइस, वेयर मॉडल इज इक्वल्स टू LXI, सो दैट हम लोग कैलकुलेट कर सकें खुद से। स्टार की जगह मैंने लिख दिया प्राइस, सेलेक्ट प्राइस फ्रॉम इन्वेंट्री वेयर मॉडल इज इक्वल्स टू LXI। तो जब हमने इसको रन किया तो यहाँ पे हमारे पास में इनका प्राइस निकल के आया जो LXI वाले मॉडल थे। तो 50, 50, 1 लाख और 60,000, यानी कि 1,60,000, 8, 9, 10, तो ये करीबन 1,70,000 के आसपास, सॉरी 1,70,00,000 के आसपास ये बनेगा। 1 करोड़ भी नहीं, 5। तो अब यहाँ पे हम एवरेज निकालना चाह रहे हैं, तो एवरेज जो है बिटवीन 50 to 60 रहेगा। तो अगर हम इसको अब फिर से चेंज करते हैं इस कमांड को, और हमने दिया एवरेज प्राइस फ्रॉम इन्वेंट्री वेयर मॉडल इज इक्वल्स टू LXI। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे को दिखाएगा, ये एवरेज आया 570,204.3333। तो ये एवरेज प्राइस हमारे पास में निकल के आया LXI मॉडल का। तो इस तरीके से हम लोग वेयर कमांड को इंट्रोड्यूस करते हुए एवरेज प्राइस भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए हटा देते हैं तो ये पूरी इन्वेंट्री टेबल का जो एवरेज प्राइस है वो हमारे को निकाल के दे देगा, यानी कि 8 रिकॉर्ड का जो प्राइस है उसको सम करके उसका एवरेज निकाल के हमारे को दे देगा। ऑल्दो इस समय में टेबल के अंदर कोई भी प्राइस वाला स्टेटमेंट खाली नहीं है, तो ये 8 के 8 रिकॉर्ड का सम करके और फिर हमारे को निकाल के दे रहा है इस समय में एवरेज प्राइस इन्वेंट्री का क्या है। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज प्राइस भी निकाल सकते हैं, सम भी कर सकते हैं और मिनिमम मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज का। तो जैसे ऊपर बताया था, ये ग्रुप बाय क्लॉज है, सिंगल रो पे तो नहीं लग सकता, इसको हम लोग मल्टीपल रो फंक्शंस के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी इस समय में दिखाया हुआ है, अगर हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल करते हैं तो हमारे पास में सेल टेबल के अंदर जो भी डेटा था वो सारा का सारा दिखाई देगा। मगर अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि स्पेसिफिकली हम लोग किसी पर्टिकुलर कंडीशन को ग्रुप बाय करके और हम निकालना चाहते हैं। पहले समझो कि ग्रुप बाय का यूज़ किस तरीके से होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया कार ID, कस्ट ID, सेल डेट, पेमेंट मोड, employee ID, sale price are the columns that can have rows with the same values in it. So group by clause can be used in these columns to find the number of records of a particular type column, ठीक है, और to calculate the sum of the price of each car type. जैसे इस समय में आप देख रहे हो, या कार टाइप के अंदर या एम्प्लॉय ID के अंदर हम लोग ये चीज़ लगा सकते हैं, या पेमेंट मोड के अंदर ये ग्रुप बाय वाला क्लॉज लगा सकते हैं कि जैसे जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ वो कितना था उसका सम कर लिया या उसका एवरेज निकाल लिया या उस पर मिनिमम मैक्स लगा दिया, ठीक है। तो जब हमारे पास में इस तरीके से डेटा सेग्रीगेटेड फॉर्म में होता है तब हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, तब हमारा वेयर क्लॉज जो है वो एग्जैक्टली काम नहीं करता है। तो इसलिए हमारे को बंचिंग करनी पड़ती है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है। जैसे आप ये देखना चाहें कि अगर यहाँ पे ऑल दो सारे एम्प्लॉय ID अलग अलग हैं, अगर मान लीजिए एक ही एम्प्लॉय ID पे 2 या 3 रिकॉर्ड होते तो उसको हमको बंच करना पड़ता और फिर हमको डिटेल निकालना चाहते तो हम निकाल सकते थे इसके अंदर। या मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेल डेट को हम लोग ग्रुप करके देखना चाहते हैं कि उसमें कितनी चीज़ बिकी, इसमें सेल प्राइस क्या रहा हमारे पास में उस पर्टिकुलर डेट में, तो वो हम लोग निकाल के देख सकते थे। तो इस तरीके से हमारे को ग्रुप बाय क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। तो अब अगर आगे हम देखते हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया
डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स परचेज बाय ईच कस्टमर फ्रॉम सेल टेबल। तो नंबर ऑफ कार्स और कस्टमर आईडी, तो यहाँ कस्टमर आईडी जो है वो जैसे C001 है उसने 2 कार खरीदी, C002 है उसने 2 कार खरीदी, C003 ने 1 कार खरीदी। तो अब यहाँ पे देखिए कमांड किस तरीके से चेंज होता है। ये जो कस्टमर आईडी है वो तो यही डिस्प्ले हो रहा है, और काउंट स्टार जो है वो काउंट स्टार वेयर क्लॉज के साथ में काम नहीं करेगा क्योंकि एक एग्रीगेट फंक्शन है। तो इसलिए हम लोग काउंट स्टार और उसको हमने नाम दे दिया नंबर ऑफ कार्स, क्योंकि काउंट स्टार क्या होगा, अगर काउंट स्टार लिख के आता तो नहीं पता चलेगा कि ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो कैलकुलेट होके आ रहा है काउंट स्टार में वो हम नंबर ऑफ कार्स की बात करें, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप बाय किया कस्टमर आईडी पे। तो कस्टमर आईडी जो होगा वो बंच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है वो 1 फिर 2 फिर 4 फिर 1 फिर 3 फिर 2 इस तरीके से सेग्रीगेटेड है। तो जब हम लोग इस तरीके से जो कमांड जो नीचे आपको मैंने दिखाया उसको रन करते हैं तो क्लबिंग हो जाती है, यानी कि C001 के साथ में ये C001 ऊपर आ जाएगा, C002 के साथ में C002 ऊपर आ जाएगा, फिर 4 और फिर 3 इस तरीके से बंचिंग हो जाएगी, और फिर वो हमारे को डिटेल दिखाएगा कि ये कस्टमर 001 कितना था, 1 था कि 2 था, 002 कितना था, 1 था कि 2 था। इस तरीके से उसको बंच करके उसका काउंट स्टार निकाल के फिर हमारे को ये डिटेल वो डिस्प्ले करता है। तो अगर हम इस तरीके से डेटा माइनिंग करना चाहते हैं जो हम ह्यूमन आई में देख पा रहे हैं, अभी तो इसमें कुल 7-8 रिकॉर्ड है तो इसलिए हमारे को आसानी से दिख रहा है। जब हम लोग बड़ी डेटाबेस यानी हज़ार रिकॉर्ड्स वाली डेटाबेस के साथ काम करते हैं तब ये जो चीज़ें हैं, ये जो ग्रुप बाय क्लॉज हैं या हमारे ये जो फंक्शंस हैं एग्रीगेट फंक्शंस, ये हमारी बड़ी मदद करते हैं, क्योंकि हमारे को 1000 रिकॉर्ड्स में से इस तरीके से काउंट करना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय में हमारा कंप्यूटर या ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हमारी RDBMS हमें बहुत मदद करते हैं। तो पहले हम अपने प्रोग्राम में देखते हैं कि हमारी जो सेल टेबल है उसके अंदर क्या डेटा पड़ा हुआ है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कमांड रन करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, और इस समय में अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इस टेबल के अंदर हमारे पास में ये रिकॉर्ड आ रहे हैं, और ये इसी तरीके से देखिए जैसे यहाँ पे C001 के 2 रिकॉर्ड हैं, C002 का 1 रिकॉर्ड, और फिर लास्ट में फिर एक और रिकॉर्ड 2, 4 का 1 और 3 का 1। तो अब अगर हम ये कमांड रन करते हैं एज इट इज़ तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यही चीज़ जो हमारे को थ्योरेटिकली वहाँ दिखाई दे रही है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी। C001 ने 2 कार खरीदी हैं, C002 ने 2 कार खरीदी है, C003 ने एक कार खरीदी है, C004 ने 1 कार खरीदी है। और जो हमारा काउंट स्टार था, अगर मैं नंबर ऑफ कार्स करके ये चीज़ हटा देता हूँ तो ये हमारे को काउंट स्टार करके दिखाएगा, जो एक्चुअली में आउटपुट के समय में एक अजीब सी चीज़ होगी कि ये क्या है, तो उसको हम पहचान नहीं पाएंगे। देखिए काउंट स्टार लिख के आया, तो इससे पता नहीं चलेगा कि ये क्या डिटेल है। तो इसलिए हम लोग उसको वो नाम दे देते हैं जो टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर मैं फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल करूँगा तो वहाँ पे कोई नंबर ऑफ कार्स या काउंट स्टार करके कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी। मगर जब हम लोग इस तरीके से डिस्प्लेइंग के समय में ये चीज़ देखना चाहते हैं तो हम अपना जो भी नाम हम लेना चाहते हैं वो हम यहाँ पे नाम दे के और उस रिपोर्ट को जो हमने अभी जनरेट करी है उसको बहुत अप्रोप्रिएट या मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसको अगर हम कोई नाम देना चाहें तो हम इस तरीके से नाम दे सकते हैं। और ये ग्रुप बाय क्लॉज हमारे को कस्टमर आईडी को क्लबिंग करने में मदद कर रहा है ताकि हम एक काउंट स्टार फंक्शन उसके हिसाब से रन कर सकें। ये हम वेयर क्लॉज में नहीं अचीव कर सकते, इसीलिए ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है जब हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे को एक मदद देता है हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू निकालने के। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। कौन कौन प्रेजेंट है नंदनी इस समय? मनप्रीत है? मैं और मनप्रीत बस बाकी जने नहीं है, ठीक है कोई बात। अब यहाँ पे हैविंग का इस्तेमाल देखिए। अब जैसे यहाँ पे ये पूछा गया कि वो कस्टमर्स बताइए जिन्होंने एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे पास से खरीदी हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप बाय तो कर रखा कस्टमर आईडी पे,
मगर यहाँ हैविंग क्लॉज क्या काम करके दे रहा है, वो इसी ग्रुप बाय फंक्शन के अंदर जो हमने यहाँ पे एक एग्रीगेट फंक्शन लगाया है उसके ऊपर ग्रेटर देन 1 का सिंबल यूज करके ये हम देख सकते हैं कि भाई कितने जने हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी हैं। तो अभी तो रिकॉर्ड कम जी। ये सर यहाँ पे काउंट स्टार क्यों शो कर रहा है? कहाँ पे? यहाँ पे यस सर। ये काउंट स्टार इसलिए है कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि जो काउंट स्टार में वैल्यू आएगी वो काउंट स्टार की वैल्यू जो यहाँ पे हम डिस्प्ले करा रहे हैं वो हम यहाँ पे लगा के देखना चाह रहे हैं कि उसमें ग्रेटर देन 1 वैल्यू क्या है। तुम यहाँ पे अगर देखो जो काउंट स्टार है वो एक्चुअल में टेबल के अंदर है ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ रोज काउंट करके दे रहा है हमारे को, वो भी रन टाइम में। तो अब हम अगर मान लीजिए हैविंग के साथ में कोई चीज़ चेक करना चाहते हैं कि भाई किसने ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी एक से ज़्यादा, तो हम लोग कॉलम तो कोई है ही नहीं हमारे पास में जो ये बताए कि भाई इतनी गाड़ियाँ इस कस्टमर ने खरीदी, इतनी गाड़ियाँ इस कस्टमर ने खरीदी। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे काउंट स्टार लगा रहे हैं जो कि वैल्यू को बताएगा कि जैसे मान लीजिए पहला बंच आया 001 का, तो वो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो उसको दिखाएगा कि हाँ 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है। फिर आया C002 का 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो उसको दिखाएगा हाँ C002 है। फिर आया C003 तो वो 1 दिखाएगा यहाँ पे, इट्स नॉट ग्रेटर देन 1, तो उसको ड्रॉप कर देगा। फिर C004 आया तो उसकी वैल्यू भी 1 है, तो उसका भी ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो उसको भी ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्रॉस चेक करने के लिए, यहाँ तो ये वैल्यू डिस्प्ले करा रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते कस्ट आईडी के आगे, तो ये दिखाता 001 उसके 2, 002 उसके 2, 003 उसका 1, 004 उसका 1। मगर जब हमने हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1 लगा दिया तो उससे क्या हो गया कि उसने हर वैल्यू को 2 बड़ा है 1 से, हाँ है 001 के केस में। फिर 002 के केस में 2 बड़ा है 1 से, हाँ बड़ा है, तो उसको दिखा दिया। फिर जब आया 1 003 के केस में वो बड़ा नहीं है तो उसको ड्रॉप कर देगा, 1 बड़ा नहीं है तो उसको ड्रॉप कर देगा। फिर 004 के केस में तो ये इस तरीके से काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे भी आपको एग्जीक्यूशन में दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आपने ये कमांड रन किया, तो अगर आप ये रन करेंगे तो सिर्फ वो रिकॉर्ड जो कि 2 से ज़्यादा है यानी 1 से ज़्यादा है उनको दिखाएगा। अगर आपने दे दिया इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तो उस केस में क्या करेगा कि जो रिकॉर्ड 1 या 1 से ज़्यादा है उनको दिखाओ। या यहाँ पे अगर आप मान लीजिए डेलिबरेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर देते तो क्या करता कि 2 या 2 से ज़्यादा है, तो अभी भी ये 2 रिकॉर्ड वो दिखाएगा जो, हाँ जी बोलो, C001 वाला और 002 वाला ही दिखाएगा। हाँ, क्योंकि हमने क्या दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देंगे तो चारों रिकॉर्ड दिखाएगा, क्योंकि 1 तो है ही सब में। 1 से बड़े कौन है? 2 वाले, और एक कितना है? 003 और 004। ठीक है, तो इस वजह से जो काउंट स्टार है वो हमारे को एक्चुअल में एग्रीगेट जो वैल्यू हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं उसको यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये रन टाइम में हम कैलकुलेट कर रहे हैं और रन टाइम में ही हम इसको चेक भी कर रहे हैं हैविंग क्लॉज के इस्तेमाल से। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग काउंट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही जो पेमेंट मोड वाली बात मैं आपको कर रहा था कि कितने लोगों ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, कितने लोगों ने चेक से पेमेंट किया, कितने लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट किया। इस तरीके से अगर हम लोग सेग्रीगेशन करना चाहते हैं और ऑर्डर बाय का क्लॉज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ देखो बी सी फिर सी, अब चेक में एच आ रहा है और क्रेडिट में आर आ रहा है, तो ये ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर है। अगर डिसेंडिंग कर दूंगा तो ऑनलाइन सबसे ऊपर, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर चेक, फिर बैंक फाइनेंस, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर कमांड को हम लोग चला के देखते हैं, और जो मैंने आपको करेक्शन बोला कि अगर मान लीजिए मैं ऑर्डर बाय में चेंजेस कर देता हूँ तो वो किस तरीके से बिहेव चेंज करेगा आउटपुट का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें दिया सेलेक्ट पेमेंट मोड और काउंट पेमेंट मोड फ्रॉम सेल, ग्रुप बाय पेमेंट मोड, ऑर्डर बाय पेमेंट मोड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस समय में रन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट होता है असेंडिंग, और अगर हम लोग DESC लास्ट में ऐड कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा डिसेंडिंग। अब देखो यहाँ पे
काउंट लगाने से क्या हुआ, पेमेंट मोड का काउंट किया इसने कि कितने लोगों ने बैंक फाइनेंस से दिया, 2 लोगों ने, कितने लोगों ने चेक से दिया, 1 ने, कितने लोगों ने क्रेडिट कार्ड से दिया, 2 ने, कितने लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट किया, 1 ने। ठीक है, और अगर मैं इसको डिसेंडिंग कर देता हूँ तो जो चीज़ पहले आ रही है वो आखिर में हो जाएगी। ये देखिए अब आउटपुट जो है वो बदल गया, ऑनलाइन सबसे ऊपर आ गया, क्रेडिट कार्ड उसके नीचे, चेक उसके नीचे, बैंक फाइनेंस। ये चीज़ समझ में आई, सी तो मैच हो रहा है, मगर आर जो है वो बाद में आता है और एच पहले आता है। तो इसलिए जब हम लोग डिसेंडिंग कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड पहले आ रहा है और चेक बाद में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं पेमेंट मोड के ऊपर, तो पेमेंट मोड के हिसाब से ग्रुपिंग होके आ रही है। अगर हम ग्रुप बाय कर देते हैं किसी और चीज़ के ऊपर तो उस हिसाब से ये ग्रुपिंग कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे पेमेंट मोड पे ही क्योंकि काउंट लगा रहे हैं, तो ये एक आप लोगों को आइडिया है कि आपको बोला जाता है कि कितने पेमेंट मोड के को काउंट करके बताओ, तो आप ग्रुप बाय हमेशा उसी पे लगाओगे जिस पे आपने काउंट लगाया। जैसे यहाँ पे काउंट स्टार किया था तो ग्रुप बाय कस्टमर आईडी दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग काउंट स्टार दे रहे हैं और ग्रुप बाय कस्टमर आईडी कर रहे हैं तो कस्टमर आईडी पे वो बंचिंग करेगा, ग्रुपिंग करेगा और फिर उसको काउंट करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम पेमेंट मोड, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, तो हम लोग इसको काउंट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये चीजें देख सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले द पेमेंट मोड एंड नंबर ऑफ पेमेंट्स मेड यूजिंग मोड मोर देन वंस। अब देखो वही चीज आ गई, तो जो हम लोग चाहते हैं कि जिन्होंने एक से ज़्यादा बारी पेमेंट किया है जिस पर्टिकुलर मोड में, सिर्फ वही दिखाई दे। जैसे बैंक फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड है, ये 2 बारी हुए हैं, तो उनको दिखाने के लिए तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हैविंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर ऑर्डर बाय पेमेंट मोड भी कर रहे हैं। तो ये फिर असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, डिसेंडिंग में देना है तो उसको डिसेंडिंग करके मेंशन कर दीजिए। तो ये डिसेंडिंग मोड में, यानी क्रेडिट कार्ड पहले और बैंक फाइनेंस बाद में। हाँ हाँ, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें इसको, ये देखिए अगर यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं हैविंग काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 1, तो यानी कि 1 से ज़्यादा वाले। अगर इक्वल टू 1 कर देंगे तो चारों आ जाएंगे, और अगर हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर देंगे तो फिर भी वही 2 लोग आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना डिसीजन काउंट स्टार के बेस पे चेंज कर सकते हैं। अभी इस समय में असेंडिंग मोड में है, और अगर डिसेंडिंग करना है तो इसको डिसेंडिंग करके इस तरीके से देख सकते हैं। ये सब चीज़ें डेटा माइनिंग में बड़ी काम आती हैं। जब आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट्स बनाने आ जाते हैं तो आप किसी भी टेबल के अंदर से जो डेटा आप वैसे मैनुअली देख रहे हैं उसको रिपोर्ट वे में जनरेट करना है। क्योंकि सीधी बात है, अगर आप कहें कि जी मैं वहाँ से टेबल में से नोट करके लाया हूँ, तो वो शायद कोई मानेगा चाहे नहीं मानेगा, मगर आप कंप्यूटर पे से उसको निकाल के देंगे तो कंप्यूटर क्योंकि रिलायबल सोर्स माना जाता है कि हाँ इसने निकाल के दिया है तो डेटा सही होगा। ऑल दोस्त में भी आप टेक्निकल पॉइंट आप समझ रहे होंगे, अगर जो क्वेरी लिख रहा है उसने गलती करी तो वो डेटा भी उसी हिसाब से देगा। जैसे मान लीजिए मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देता हूँ तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाता है, तो वो चारों का रिकॉर्ड दिखाई देगा। ठीक है, और अगर मैं ग्रेटर देन 1 करता हूँ तो वो दो लोगों का रिकॉर्ड दिखाई देगा जिन्होंने 1 से ज़्यादा बारी पेमेंट इस पर्टिकुलर मोड में की है। तो क्वेरी लिखने वाले के ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, मगर यही वाली बात कि कंप्यूटर पे अगर आप डेटाबेस के अंदर क्वेरी करना सीख जाते हैं तो आप लोग एक अलग फील्ड जिसको हम लोग डेटा माइनिंग कहते हैं या डेटा साइंस कहते हैं, उसकी तरफ आप बढ़ जाते हैं, जिसकी आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, जिसको हम लोग डेटा साइंस भी बोलते हैं, और इस तरीके से हम जब डेटा निकालते हैं तो उसको हम डेटा माइनिंग भी बोलते हैं कि हमने डेटा माइन किया, ढूंढ के निकाला। ठीक है, तो ये एसक्यूएल जो है, माई एसक्यूएल, इस समय में भी यूज़ हो रहा है, और एक नो एसक्यूएल है जो मैंने आपको बताया था जिसके अंदर हमारे पास डेटाबेस का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो भी काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी यूज़ में आ रहा है। मगर ये चीज़ सीखने के बाद में आप लोग इस लाइन के अंदर काफ़ी इंक्लूड कर सकते हो, जॉब्स निकाल सकते हो। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास में आता है जो आप लोग मैथ्स में पढ़ते थे ना, यूनियन, कि आपने 2 चीज़ों को यूनियन कर लिया। जैसे अभी यहाँ पे ये दिया हुआ है यूनियन म्यूजिक एंड डांस, तो अब ये चीज़ आप लोगों को पता होगा, आपने जो सेट्स वाला
चैप्टर पढ़ा हुआ है कि जिसको म्यूज़िक भी आता है और जिसको डांस भी आता है, तो वो इस हिस्से में आएगा, और जो अलग अलग हैं जिसको सिर्फ म्यूज़िक आता है वो इस हिस्से में, जिसको डांस आता है वो इस हिस्से में। तो जब हम लोग टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो हम लोग यूनियन करते हैं, और जब हम लोग टेबल्स को एक तरीके से सेग्रीगेट करके डेटा निकालने की बात करते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, एक इंटरेक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये जैसे अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है हमारे पास में कि ये कुछ बच्चे हैं जिनको डांस आता है, आस्था है, महिरा है, मोहित है, संजय है, इनकी क्लास दे रखा है। यही महक है, महिरा है। अब महिरा जो है वो 6th A की यहाँ पे भी है और महिरा 6th A की यहाँ पे भी है। तो ये हमारे पास में यूनियन में ये जो बीच वाले हिस्से में यूनियन वाले हिस्से में दिखाई देगी। इसी तरीके से इसी तरीके से जैसे यहाँ पे संजय है, ये 7th A में है, ये भी 7th A में है, तो ये दोनों ये एक ही बच्चा है। ये चीज़ इस तरीके से आप लोग निकाल के देख सकते हैं। यूनियन करेंगे तो सब क्लब होके आ जाएगा, सेक्शन करेंगे तो अलग अलग जो हमारे पास में यूनिक बच्चे हैं जो डांस एंड म्यूज़िक दोनों के अंदर एलिजिबल हैं वो वहाँ से दिखाई देंगे। तो जब हम लोग टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने का या इंटरसेक्ट करने का तरीका, जैसे यहाँ पे मैंने जो बात बताई कि जो कॉमन बच्चे हैं दोनों जगह पे वो यहाँ पे इस तरीके से आ गए, और जब हम यूनियन कर रहे हैं तो ये आपके सामने जैसे टेबल बन के आ रही है, इस तरीके से हम लोग इसको यूनियन कर रहे हैं। कि ये देखिए नंबर ऑफ रिकॉर्ड, सीरियल नंबर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 फिर 1 3 5 इस तरीके से मेंशन कर रहा है। तो जो बच्चा एक बार आ गया उसको रिपीट नहीं कर रहे, मगर यूनियन करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से ये दोनों टेबल का यूनियन है। और जब हम लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट करते समय में इस तरीके से हम लोग सिर्फ उन बच्चों को जो कि म्यूज़िक और डांस दोनों में कॉमन है उनको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे माहिरा और संजय का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस करते समय में हम लोग उन टपल्स और रोज को जो कि पहली टेबल में है मगर दूसरी टेबल में नहीं है, तो उनको हम लोग माइनस सिंबल के थ्रू दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर टेबल की बात की जाए तो यहाँ पे म्यूज़िक वाले हिस्से से, जो टेबल हमने पहले मेंशन करी उस वाले हिस्से से, और जो डांस में भी एग्जैक्ट मेंशन हो रहे थे उनमें से वो बच्चे निकल जाएंगे। जैसे माहिरा और संजय इसमें से निकल जाएंगे, बाकी बच्चे दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है डांस माइनस म्यूज़िक किया तो महक, लावण्य और अभय ये 3 बच्चे दिखाई दिए, 1 3 और 5, 2 और 4 हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। और वहीं उल्टा करेंगे, म्यूज़िक माइनस डांस करेंगे तो म्यूज़िक वाले बच्चे दिखाई देंगे और डांस वाले बच्चे इस तरीके से हट जाएंगे इसके अंदर से, तो वो बच्चे इसमें से शो नहीं करेंगे। अब बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एक बार फिर से पहले वाली टेबल देखते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर मान लीजिए आपने पहली जिस टेबल का नाम लिया, जैसे अगर हम इसमें बात करें, पहली टेबल थी हमारे पास में डांस जिसके अंदर 4 रिकॉर्ड थे, और दूसरी टेबल थी हमारे पास म्यूज़िक जिसके अंदर 5 रिकॉर्ड थे। तो अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट डांस मल्टीप्लाई बाय म्यूज़िक करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 रिकॉर्ड्स हमारे को दिखाई देगा। आस्था, उसके साथ में ये 5 बच्चे, फिर माहिरा, फिर उसके साथ में 5 बच्चे, फिर मोहित, फिर ये 5 बच्चे, फिर संजय, फिर ये 5 बच्चे। वहीं वाइस वर्सा उल्टा करोगे, म्यूज़िक मल्टीप्लाई बाय डांस करोगे तो पहले महक के साथ ये 4 बच्चे, माहिरा के साथ में 4 बच्चे, फिर लावण्य के साथ में 4 बच्चे, फिर संजय के साथ में 4 बच्चे, फिर अभय के साथ में 4 बच्चे। इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। और उसका मकसद क्या होता है, जैसे आपको एक पॉपुलर एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए हमारे यहाँ पे 3 इवेंट होनी थी, एक फुटबॉल की, एक टेबल टेनिस की और एक बैडमिंटन की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या मिलता है कि हमारे जो बच्चे एलिजिबल थे, हम उन एलिजिबल बच्चों को उन पर्टिकुलर इवेंट के साथ में मल्टीप्लाई करके कि ये 5 इधर भी, ये 5 इधर भी, ये 5 इधर भी, इन तीनों इवेंट में इनका नाम आना चाहिए। तो वहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो काम करके देता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे इन्होंने डांस इनटू म्यूज़िक किया है, तो डांस इनटू म्यूज़िक किया तो ये 1 2 3 4, फिर 1 2, इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। देखो ये महक का नाम 4 बार रिपीट हो रहा है, फिर ये माहिरा का नाम इस तरीके से रिपीट हो रहा है। बच्चे जो इस तरफ हैं वो उनका नाम चेंज होता जा रहा है, मगर यहाँ पे
अब अगर मान लीजिए हम इसको इवेंट बना लेते हैं कि ये इवेंट है और ये बच्चे हैं, तो यहाँ इवेंट के साथ में मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। और अगर हम लोग इवेंट इधर रखते हैं और बच्चे इस तरफ रखते हैं, तो एक इवेंट उसके साथ में वो बच्चे, इस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो ये कई बार कार्टेशियन प्रोडक्ट काम आता है जब हम लोग इस तरीके की इक्वेशन बनाना चाहते हैं। देखिए 20 रोज यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला आता है यूजिंग टू रिलेशंस इन ए क्वेरी। ये वाला टॉपिक अपन कल करेंगे, ठीक है। और इसको टेबल के साथ में फिर आगे बना के देखेंगे कि किस तरीके से। अभी तो थ्योरेटिकली चल रहा था, तो टेबल के साथ में हम इसको बना के आगे करेंगे, ठीक है। मंडे में बात करेंगे इसके लिए।